नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आज का मॉर्निंग प्राइम टाइम तो शाया हो चुका है, जैसे आप जानते हैं। आज के इवनिंग प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने लंदन में जो इस वक्त हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, जिसको दहशतगर्दाना कार्रवाई कहा जा रहा है, उसकी तफसीलात पर रोशनी डालता हूँ। उसके अलावा हिंदुस्तान की माशी हालत किस कदर नीचे गिरती हुई जा रही है, उसकी ताज़ा तफसीलात सामने आई हैं, रिपोर्ट आई हैं, उस पर भी रोशनी डालूंगा। और उसके अलावा मस्जिद क़िबलतैन जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ है, उसकी तोसी का काम शुरू हो चुका है और ये क्यों हो रहा है, किस तरह तोसी हो रहा है, उसकी भी कुछ तफसीलात रिपोर्ट आई है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखते हुए लकड़ी की पालकियों से किस तरह पहले तवाफ़ किया जाता था काबे का और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक का उसका सफ़र कैसे रहा, इसकी भी कुछ झलक मैं आप लोगों के सामने पेश करते हुए जीडीपी की शरह 6 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे निचली सतह पर पहुंची हुई है और मरकज़ी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मॉर्निंग प्राइम टाइम जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसमें भी अहम तरीन खबरों पर तबसरा होता है, जाएँ देखें और दूसरों तक फैलाने की हम कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज बात करते हैं लंदन की। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक अफसर के मुताबिक जुम्मा को पुल के करीब किए गए हमलों के बाद पुलिस को हंगामी तौर पर तलब किया गया। चाकू से हमले मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे दोपहर किए गए थे। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर एक हमलावर को हिरासत में लिया है। लंदन पुलिस के एक अफसर ने मुतादिद अफराद के जख्मी होने का बताया है, जबकि मकामी ज़राए अबलाग जख्मियों की तादाद 5 बता रहे हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि एक वाक़या आपसी झगड़े का नतीजा था। इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लंदन एम्बुलेंस सर्विस भी वारदात के मकाम पर पहुंच चुकी थी। सर्विस ने उसे एक बड़े वाक़े से ताबीर किया है। तो नाज़रीन, अब सवाल यह है कि जो शख्स हमला किया है वो शख्स कौन था और क्यों कर उसने हमला किया, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो लंदन के तारीखी पुल पर 2 शहरियों को चाकू के वार से कत्ल करने वाला हमलावर दहशतगर्दी के जुर्म में सजा याफ्ता साबिक कैदी था, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसे गुज़िश्ता साल रिहा किया गया है। लंदन पुलिस ने हफ्ते को हमलावर की शनाख्त 28 साला उस्मान खान के तौर पर की है। यही तस्वीर है उसकी जिसको पकड़ा गया है, जिन्हें जुमे की दोपहर वारदात के बाद पुलिस एहलकारों ने गोली मारकर इसको हलाक कर दिया गया। आईनी शाहिदी ने ट्विटर पर फुटेज जारी की है, जिसमें कुछ शहरियों को हमलावर को काबू करते हुए और फिर पुलिस एहलकारों को पहुंचते देखा जा सकता है। फुटेज में उस्मान ने मुजाहमत करते हुए खड़े होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें गोली मार दी। उस्मान ने हमले के वक्त मुबैना तौर पर नकली खुदकश जैकेट पहन रखी थी। लंदन मेयर सादिक खान ने पुलिस के पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हमलावर को पकड़ने वाले शहरियों की तारीफ की है। लंदन पुलिस ने बताया कि उन्हें मकामी वक्त के मुताबिक 1:58 बजे तलब किया गया, जिस पर वो 2:03 पर जाए वक़्वा पर पहुंचे और हालात काबू में है। AFP ने पुलिस के हवाले से बताया कि वो हमले के बाद किसी और मुश्तबा शख्स की तलाश में नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर नील बासु के एक जारी बयान में कहा गया कि उस्मान साल 2012 में दहशतगर्दी पर सजा मिलने की वजह से हुक्काम की नज़रों में था। उन्हें दिसंबर 2018 में लाइसेंस पर जेल से रिहा किया गया। लंदन ब्रिज पर दिन दहाड़े हमले में 3 शहरी जख्मी भी हुए। उस हमले ने 2 साल कबल उसी मकाम पर 3 हमलावरों के हाथों 8 शहरियों की हलाकत के वाक़े की ताज़ा कर दी है हालिया इस वाक़े ने। बासु का कहना है कि उस्मान मरकजी इंग्लैंड के स्टीफोर्ड शायर इलाके में रह रहा था और पुलिस उसी इलाके में एक पत्ता खोज रही थी। हालात बताते हैं कि हमला आवर ने जुमे की दोपहर फिश मॉन्गर्स हॉल में मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत भी की थी। बयान में मजीद कहा गया, हमारा मानना है कि हमला इमारत के अंदर शुरू हुआ, जिसके बाद वो बाहर आया और लंदन ब्रिज की तरफ बढ़ा, जहां उसे घेर लिया गया, लेकिन मुजाहमत करने पर मुसल्लह पुलिस एहलकारों ने उसे गोली मार दी। फिश मॉन्गर हॉल वस्ती लंदन में ब्रिज शुमाली में एक तारीखी इमारत है। लंदन में हमले से कुछ घंटे कबल डिच शहर हैग के वस्त में मरकजी शॉपिंग स्ट्रीट पर कुछ लोगों को चाकू के वार से जख्मी किया गया था। अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि दोनों वारदातों में कोई ताल्लुक था या नहीं है, यानी 2 अलग अलग वाक़यात पेश आए थे। तो दोनों वाक़यात में क्या एक ही आदमी का हमला हुआ था या क्या था पता नहीं है, लेकिन हमला और उस्मान को पुलिस ने मार गिराया है और उसको ख़त्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुजाहमत करने की कोशिश कर रहा था। बैकअप नाज़रीन, लंदन में पेश आए इस वाक़े ने एक मरतबा फिर जो है टेररिज्म और इस्लामोफोबिया और दीगर चीज़ों को लेकर के बहस शुरू हो गई है।
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے اچانک لوگوں کی بھیڑ میں آنا، چاقو سے حملہ کرنا نہتے لوگوں پر یہ کوئی مذہب اجازت اس کی نہیں دیتا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کعبہ شریف کے لکڑی کی پالکیوں سے الیکٹرک گاڑیوں تک کا طواف کعبہ کس طرح ہوتا رہا ہے۔ مرور زمانے کے ساتھ خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے آنے والے اللہ کے مہمانوں کے مقام مقدس میں سہولیات میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عمر رسیدہ اور معذور عازمین حج و عمرہ کو لکڑی کی بنی پالکیوں پر اٹھا کر طواف کرایا جاتا، اور آج اس کی جگہ الیکٹرک گاڑیوں نے لے لی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پرانے دور میں خانہ کعبہ کی گرد طواف کے دوران اکثر لکڑ کی اشبریہ کی آوازیں سنائی دیتی۔ اشبریہ لکڑی سے بنی ایک پالکی ہوتی جس میں معذور اور عمر رسیدہ عازمین کو بٹھا کر طواف کرایا جاتا تھا۔ اشبریہ میت اٹھانے کے لیے استعمال کی جانے والی چارپائی کی شکل کی ہوتی اور اسے خصوصی طور پر معذور اور معمر عازمین حج و عمرہ کے طواف کے لیے استعمال کیا جاتا۔ دوسرے عازمین اشبریہ میں بیٹھے شخص کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ اشبریہ کو خوبصورت ڈیزائن اور مختلف رنگوں میں بھی تیار کیا جاتا۔ ان پر ریشم اور روئی کے کپڑے بچھائے جاتے۔ بعض اشبریہ سرخ اور کچھ سبز رنگ کی ہوتی۔ عام طور پر ایک شبریہ کو 4 کونوں سے 4 افراد اٹھاتے تھے۔ سعودی مورخ اسماعیل البرکاتی کا کہنا ہے کہ پرانے دور میں طواف کے دوران اکثر خشب یعنی لکڑی سے تیار کردہ شبریہ کی آوازیں سنائی دیتی۔ آوازیں لگانے کا مقصد پیدل چلنے والے عازمین حج و عمرہ کو راستے سے ہٹانا ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل مکہ شبری کو اشباری بھی کہتے ہیں، اور یہ انڈونیشی لکڑی سے تیار کی جاتی تھی جو مضبوط ہوتی اور اس پر زیادہ وزن ڈالا جا سکتا تھا۔ مگر اب اشبریہ کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد حرام اور طواف کعبہ میں 10,000 ایسی الیکٹرک تیار کر رکھی ہیں جو عمر رسیدہ اور معذور عازمین حج کے طواف کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مسجد حرام میں بھی الیکٹرک ویل چیئر 15 مقامات پر فراہم کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی معذور یا عمر رسیدہ شخص کو نقل و حرکت کے لیے فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ تاریخ تھی کعبہ شریف میں جو اس وقت تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے بھی مسجد قبلتین کو لے کر کی بھی ایک بڑی جو خبر آ رہی ہے، اور یہ کہ اس میں توسیعی منصوبے مزید وسیع کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ تاریخی مسجد قبلتین کے وسیع اور غیر مسبوق توسیعی منصوبے کا 15% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ توسیعی پروجیکٹ پر دن رات کام جاری ہے۔ توسیعی منصوبے مسجد تک رسائی کے لیے پیدل پل، مسجد کی گیلری، پارکنگ اسٹینڈ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے ایک ہال کی تعمیر بھی شامل ہے۔ مجموعی طور پر توسیعی منصوبے کے لیے 12,200 مربع میٹر کی جگہ مختص کی گئی ہے۔ اس میں 8,100 مربع میٹر جگہ پل کے لیے مختص ہے۔ اس کے علاوہ وضو خانہ بھی توسیعی عمل کا حصہ ہے۔ مسجد قبلتین سے متصل پیدل آمد و رفت کے لیے تیار کیا جانے والا پل مسجد کے مختلف مقامات سے مربوط ہوگا۔ گزشتہ روز مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد قبلتین کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر جاری توسیعی کام کا جائزہ لیا۔ مسجد قبلتین کا کل احاطہ 50,200 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ توسیعی منصوبے کا مقصد مسجد قبلتین میں آنے والے نمازیوں اور زائرین کو بہتر سہولیات فراہم کرنا اور مسجد میں 4,000 نمازیوں کی باجماعت نماز کی گنجائش پیدا کرنا ہے۔ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مسجد کی توسیع کے لیے کام کرنے والی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسجد قبلتین کے تفصیلی تعارف کے لیے ایک جگہ مختص کرے تاکہ نئے آنے والے زائرین کو مسجد کی تاریخی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ ناظرین، واضح ہے کہ مدینہ منورہ کی مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے دوران تحویل قبلہ کی وحی نازل کی گئی۔ اس سے قبل مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے مورخ انجینئر حسان ظاہر نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مسجد قبلتین شہر کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے قریب ہی مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی قائم ہے۔ یہ مسجد بنی سلمہ کے نام سے جانی جاتی تھی، مگر تحویل قبلہ کی وحی نازل ہونے کے بعد اسے مسجد قبلتین کا نام دیا گیا۔ حسان طاہر نے بتایا کہ مسجد قبلتین کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد عباس عہد اور خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی اس کی تجدید اور توسیع کی گئی۔ سعودی عرب کے قیام اور آل سعود کی حکومت میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد قبلتین کی توسیع کی جا چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ہماری اسلامی تاریخ کے سلسلے میں وہ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچنا اور اس کے سلسلے میں علم رکھنا ہم تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب لوٹتے ہیں
अपने मुल्क भारत की जानिब और बढ़ती हुई बेरोजगारी की बातें करते हैं। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी और ख़त्म हो रही मुलाजिमतों को लेकर अपोजिशन तो मोदी हुकूमत को निशाना बना ही रही है, अब बीजेपी में भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। मुल्क में मुलाजिमतों की सूरत हाल पर जुमा के रोज़ कई अराकीन पार्लियामेंट ने फिक्र का इजहार किया। इनमें बीजेपी राज्यसभा रुकन देवेंद्र पाल वत्स भी शामिल थे। अपने सवालों के जरिए अराकीन पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत से जानना चाह रहे थे कि आखिर मुलाजिमतों के ख़त्म होने और बेरोजगार शरह में इजाफे की वजह क्या है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है। वक्फे सवाल के दौरान राज्यसभा में बेरोजगारी से मुतालिक उठे सवालों का जवाब वजीर बराए सनात पीयूष गोयल ने दिया है। गोयल ने कहा कि मुलाजिमतों में बड़ी सतह पर हुई किसी छंटनी के सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। बैकैफ नाज़रीन, हुकूमत मरकज़ी हुकूमत जो भी बयान दे, लेकिन तमाम लोगों के सामने ये बात वाज़ेह है कि बेरोज़गारी की शरह में किस कदर इजाफा होता जा रहा है और पूरे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी इस कदर आम है कि जो है डबल डिग्रियाँ रखने वाले नौजवान भी घर में बैठे हुए हैं या फिर वही कोई छोटा मोटा काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं GDP की भी। इक़्तिसादी सुस्तरवी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और कानकनी के शोबे की मायूसकुन कारकर्दगी से रवां माली साल की दूसरी तिमाही में मुल्क का मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP शरह तरक्की 6 से ज़्यादा बरसों यानी 26 महीनों की निचली सतह 4.5% पर आ गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 7.0% रही थी। इस मुद्दत में ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA तरक्की की शरह 4.3% रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में ये 6.9% रही थी। रवां माली साल की पहली तिमाही में GDP की तरक्की की शरह 5.0% रही थी। तो नाज़रीन, ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई है कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की इक़्तिसादी हालात को बचाने में पूरी तरह नाकाम हो गई है और दिन ब दिन GDP की शरह घटती ही जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई का दौर दौरा है और बाहर से आने वाली जितने भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जब इंडोर नहीं हो रही तो आउटडोर क्या हो पाएंगी। यानी कि उसका मतलब ये है कि जो है मरकज़ी हुकूमत अंदरूनी इक़्तिसादी हालात से निमटने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। यही वजह है कि यहाँ की मीडिया में, नेशनल मीडिया में दूसरी ही कोई मौज़ूआत पर बातचीत और डिबेट चल रहे हैं जिसका आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।